नमस्कार, जिस्ट बजट बुलेट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 86 मिनट के भाषण के साथ सन 2024-25 का बजट देश के सुपुर्द कर दिया। आम नागरिक, खासकर नौकरी पेशा लोग जो टैक्स देकर राष्ट्र निर्माण जैसा महान काम करते हैं, हंसिए मत, आप सचमुच ऐसा करते हैं। भले ही आपके टैक्स से बने स्कूल, अस्पताल और सड़क आपके काम आए या ना आए। मुझे यह भी मालूम है कि बजट आते ही आपने किसी न किसी जानकार को फोन करके ये पूछा होगा, भाई कुछ रिबेट दी निर्मला जी ने? कैलकुलेटर निकाले होंगे, गणित अच्छी हुई तो आंख बंद करके हिसाब किया होगा। शर्मिंदा ना होएं, आप ही ने नहीं, बजट देखकर हिसाब तो उन्होंने भी लगाया होगा जिन्होंने एक ब्याह में अभी कई हजार करोड़ खर्च कर दिए हैं। चलिए हम भी कुछ हिसाब लगाते हैं। पहला ये कि सरकार कहां से कमाती है, कितना कमाती है, और इसमें हम नौकरी पेशा लोगों से वो कितना नोट बनाती है। सरकार की कमाई का हर 1 रुपए का 63 पैसा डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स से आएगा। बाकी 27 पैसा आएगा बोरोइंग्स और दूसरी लायबिलिटीज से। 9 पैसा आएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट, जिसके टारगेट्स पूरे करना काफी मुश्किल होता है। 1 पैसा आएगा नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से आएगा 18 पैसा। 5 पैसा आएगा एक्साइज ड्यूटी से। 4 पैसा कस्टम्स लेवी से। अब आते हैं मुद्दे पर। सरकारी कमाई के 1 रुपए का 36 पैसा डायरेक्ट टैक्स से आएगा यानी प्रत्यक्ष कर से। इसमें कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल इनकम टैक्स दोनों शामिल हैं। इनकम टैक्स से आएगा 19 पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स से आएगा 17 पैसा। फिर से बोलता हूं, डायरेक्ट से इनकम से आएगा 19, कॉर्पोरेट से 17। यानी साहब, इंडिविजुअल टैक्स पेयर कॉर्पोरेट से आज के हिंदुस्तान में ज्यादा टैक्स दे रहा है। यह देश की 2% आबादी है जो निष्काम भावना से फल की इच्छा किए बिना टैक्स देती है। साफ कर दें कि इस देश में सिर्फ 2.24 करोड़ लोग यानी 1.6% आबादी के कुल हैं जो इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं। यह आंकड़ा है सन 2022-23 का। देश में डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा है। यह सही है क्योंकि यह गुड इकोनॉमिक्स माना जाता है। लेकिन पेच यह है कि देश में अब इंडिविजुअल कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स दे रहा है और ये इंडिविजुअल ज्यादातर मध्यम वर्गीय लोग हैं। अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही होता है साहब, मगर वहां आबादी का 43%, 43% टैक्स देता है। हिंदुस्तान की तरह 2% नहीं। सरकार ने 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया था। सरकार को भारी नुकसान हुआ, 1,44,000 करोड़ का। मैं फिर से बताता हूं, 1.44 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। मंगलवार को अवतरित हुए बजट में मिली रिबेट या रैशनलाइजेशन जो सरकार कह रही है, उससे सरकार को जानते हैं कितनी चोट लगी? करीब 37,000 करोड़। सोमवार को इकोनॉमिक सर्वे में एक बात कही गई थी कि हमको ये पता है मगर शायद बाकी सब इसका क्यों अनदेखा करते हैं कि FY20 यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 से फाइनेंशियल ईयर 2023 के बीच कॉर्पोरेट प्रॉफिट चौगुने हो गए हैं। जी हां, चौगुने हो चुके हैं। आपकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी होंगी इतनी, यानी उनकी परफॉर्मेंस बढ़ी है, मगर ना तो उन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं और ना ही भर्ती बढ़ाई है। खैर, अंगूर खट्टे हैं। वापस चलते हैं आम टैक्स देने वाले सूरमाओं की तरफ। हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फॉर FY24-25 का डेटा रिलीज किया। उसमें बताया कि टैक्स कलेक्शन 5.74 लाख करोड़ था जुलाई 11, 2024 तक। पिछले फिस्कल से 19.54% ज्यादा। छलांग दी साहब। ग्रॉस कलेक्शन टोटल डायरेक्ट टैक्स का था 6.45 लाख करोड़। करेंटली देश में 2 इनकम टैक्स रिजीम है, यह भी बताना जरूरी है। दोनों के लिए अलग अलग टैक्स स्लैब है। एक में आपको इंश्योरेंस जैसे आइटम्स पर रिबेट मिल जाती है, दूसरे में रिबेट वगैरह नहीं है मगर टैक्स लेवल कम है। यह न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट रिजीम बन गई थी यूनियन बजट 2023 से।
यानी अगर आप ऑप्शन क्लियर नहीं करेंगे, एक जोर से कहेंगे नहीं साहब मैं पुरानी में रहना चाहता हूं, तो नई टैक्स रिजीम में ऑटोमेटिकली माने जाओगे। जो निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट में थोड़ा बहुत दिल मुलायम किया है वो नए टैक्स रिजीम के लिए है। अब नए टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख पर 5% आपका इनकम टैक्स लगेगा। 7 से 10 लाख रुपए तक अगर आमदनी है तो 10% टैक्स लगेगा। 10 से 12 लाख पर 15%, दिल थाम के बैठिए, 12 से 15 पर 20% और 15 लाख से ऊपर वही 30% पुराना वाला मामला है। Coming to personal income tax rates, I have 2 announcements to make for those opting for the new tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. इसके मुकाबले पुराने स्लैब क्या थे? 3 लाख रुपए तक पहले भी नील लगता था, लेकिन पहले जो दूसरी स्लैब था वो था 3 से 6 लाख, वो 5% का था। 6 से 9 लाख पे 10% का टैक्स था। एक मिनट यहाँ रुकिए, मैं बताना चाहूंगा कि इसके बीच में एक स्लैब आ गया है, 3 से 7 हो गया है और वो 7 से 9 हो गया है। तो 3 से 7% जो लाख जिनकी आमदनी है उन पे 5%, 7 से 10 जिनकी है उनके ऊपर 10% का टैक्स लगेगा। 9 से 12 लाख पे पुराने समय में 15% लगता था, 12 से 15 पे 20% और 15 लाख से ऊपर 30 लाख का टैक्स लगता था। इस स्लैब चेंज से 5% 3 से 6 लाख पर नहीं, 3 से 7 लाख लगेगा, पर लगेगा। इससे टैक्स पेयर को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। फायदा होगा करीब 17,500 रुपए का हर साल का। ये फायदा कम आय वाले लोगों का होगा। 2 tax regime is a bad idea. If you want to introduce a new tax regime, you should have announced it well in advance and say, from this financial year, everybody has to move to a new tax regime. A 2 tax regime is unacceptable and a bad idea. It will lead to tax arbitration and people will be confused whether they should remain in the old regime or switch over to the new regime. I'm told it's even more complicated, that if you can switch once, you can switch back, but if you switch a second time, you can't switch back. I mean, I'm thoroughly confused. सैलरीड लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ा दिया गया है। 50,000 रुपये से इसे 75,000 रुपये निर्मला सीतारमण जी ने कर दिया है। इससे भी एडिशनल रिलीफ लोअर इनकम ग्रुप्स को, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनको मिलेगा। देखिए, जब टैक्सेबल इनकम कम होती है, ये बताना चाहूँ क्यों होता है कि टैक्सेबल इनकम कम होती है तो बचत होती है, इससे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है और डिस्पोजेबल इनकम से सरकार को फायदा है, स्पेंडिंग बढ़ती है बाजार में। टोटल फायदा होगा इस सबसे करीब 4 करोड़ सैलरीड लोगों को और पेंशन याफ्ता लोगों को। अब फैमिली पेंशन याफ्ता लोगों की भी लिमिट को बदलाव किया गया है, वो 15,000 से 25,000 कर दी गई है। उधर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे भी चेंजेस हुए हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर रेट जो 10% से
12.5% हो गया है। लेकिन इसमें एक कैच है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो है उसके ऊपर कुछ एसेट्स के ऊपर 20% यानी 20% का टैक्स लगेगा। ये जो फर्क है ना, इसको समझना चाहिए कि एसटीसीजी यानी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रेट्स का जो फर्क है वो जनता के लिए फायदे का सौदा है। क्यों फायदे का सौदा है? कि लंबा निवेश अगर आप कर रहे हैं तो आपको टैक्स कम देना पड़ रहा है 12.5%, लेकिन शॉर्ट टर्म टैक्स जो अगर आप करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैपिटल गेन टैक्स ले रहे हैं, तो आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जनता जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेगी, मार्केट में रुकेगी, उनके पास सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएट करने का एक मौका होगा। तो कहीं ना कहीं ये मूव अच्छा मूव है। द फाइनेंस मिनिस्टर ने एक और अनाउंसमेंट की है, जो एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है, जो F&O जो कैटेगरीज होती हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, उसमें सिक्योरिटी पे 0.02% और 0.1% लगा दिया गया है। वो इसलिए कि साहब इसमें फ़ायदे थोड़े लोगों को ज़्यादा दिख रहे थे, लेकिन इसकी रिस्क बहुत हाई थी और इसमें रिटेल इन्वेस्टर जो है, यानी नीचे स्तर का जो इन्वेस्टर है, वो ना जाए, उसको डिस्करेज करने के लिए ये एक सरकार ने कदम उठाया है। क्योंकि इस सेगमेंट के लिए जो मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय है, ये उसके लिए रिस्की मामला हुआ करता है। आपको शिकायत रहती है, सबको शिकायत रहती है कि साहब मैंने जो टैक्स भरा वो गया कहाँ। तो अब बताएं आपको कि जो टैक्स भरा उसका खर्च कैसे होगा। ये ऑन दी एक्सपेंडिचर साइड जो टैक्स भरा जाता है, जो सरकार की आमदनी होती है, ये आउटले फॉर इंटरेस्ट पेमेंट 19 पैसा, यानी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि सरकार जो उधारी करती है, उस उधारी को चुकाने पे ब्याज देना पड़ता है साहब, हम ही नहीं सरकारें भी ब्याज देती हैं। तो इंटरेस्ट पेमेंट जो है उस पर 19 पैसा करीब जाता है। राज्यों को जो केंद्र टैक्स और ड्यूटीज में शेयर देता है उसमें 21 पैसा चला जाता है। एलोकेशन फॉर डिफेंस सेक्टर के लिए 8 पैसा पर रुपए में जाता है। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स के लिए जो केंद्र चलाता है उनके लिए 16 पैसा 1 रुपए में खर्च होता है, और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चलती हैं वो 8 पैसा ले जाती हैं। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स ये करीब 9 पैसे के करीब बनता है। सब्सिडीज जो दी जाती हैं लोगों को, जो लोगों को शिकायतें हमको नहीं मिलती, वो 6 पैसा होती हैं। पेंशन 4 पैसा 1 रुपए में पेंशन में जाता है। 9 पैसा जाता है अदर एक्सपेंडिचर में। साहब ये अदर एक्सपेंडिचर भी किसी दिन लंबी कहानी है, इसको समझाएंगे। तो साहब अब मुद्दे की बात यह है कि बड़े मुद्दे, बड़ी योजना जो बजट में है उसको बाद में पढ़ लीजिएगा। हमने जो बताया है इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या मिला, उससे यह पता चल जाएगा कि आपको क्या ना मिला। आप हिसाब लगाइए, आप हिसाब ये लगाइए अभी बैठ करके, ये नहीं कि टैक्स में क्या रिबेट हुई है, थोड़ी बहुत वो तो मिल जाएगी। हिसाब ये लगाइए कि टमाटर 120 रुपये किलो, दाल अरहर 245 रुपये किलो, इस सब के बावजूद अगर आप बचत कर लेते हैं, जी हाँ बचत ज़रूर करिएगा, भविष्य को मजबूत करिएगा, मगर हाँ बचत पर भी टैक्स दे दीजिएगा। बचत पर टैक्स देते समय अगर मन में संशय आए, दुविधा आए, तो व्हेनेवर इन डाउट गो बैक टू भगवद गीता और वॉट एवर योर फेथ प्रेस्क्राइब्स कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। हमारी तरफ से बजट बुलेट में सिर्फ इतना ही। सब्सक्राइब करिए, हमें देखते रहिए। शुक्रिया।